आटी दाल का भाव। ये कहानी शुरू होती है तारा के ससुराल से। तारा की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे, पर आज भी उसकी सास उसे एक ही ताना देती थी। लुट गई रे ओ मेरा कलेजा, गौतम आजा। सवेरे सवेरे सभी अपने कामों में लगे हुए थे कि अचानक ललिता के कमरे से उसके चीखने की आवाज आती है और उसकी चीख सुनकर हरी, गौतम, तारा भागते हुए एक छलांग में उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। क्या हुआ मम्मी, आपने सीने पर हाथ क्यों रखा हुआ है? और आप ऊपर क्या देख रही है? हे भगवान, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मम्मी। नहीं 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 नहीं, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। तारा, तुम मम्मी को संभालो। मेरी माँ का साया अगर मेरे सर से उड़ गया तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। देख रही हैं आप ललिता जी, इस लड़के को कैसे बिगड़ रहा है। इसे आपको ही संभालना होगा। आपके जाने के बाद आपका ये दैत्य मुझसे नहीं संभलेगा। अरे बाबा, मैं मर नहीं रही हूँ, पर मुझे मारने की तैयारी कर रखी है आपकी बहू ने। उसे ही समझाइए। 360 रुपए का विटामिन का पत्ता कौन लाता है? वो तो मैंने एक्सपायरी डेट देखने के लिए पत्ते को पलटा तो पीछे लिखे दाम को देखकर मेरे सीने में दर्द उठ गया। और ऊपर तो मैं यह देख रही थी बेटा कि कहाँ है भगवान, कहाँ छुप गया है कि उन्हें इतने पैसे खर्च होते दिख नहीं रहे क्या? क्या मम्मी, तुम तो मेरा हार्ट अटैक करवा दोगी। तो अपनी बीवी को समझा, इतनी महंगी महंगी दवाई लाने की क्या जरूरत है? ऐसी कौन सी कमी आ गई है मेरे शरीर में? 2 रुपए का पत्ता आता था विटामिन का, 30 टेबलेट का। वही खा खा कर तो मैं आज 60 साल की हो गई और इसे 360 रुपए लगाने हैं। मम्मी जी, वो जमाना दूसरा था। अब 2 रुपए में दवाई का पत्ता नहीं आ जाता। सबसे सस्ता वाला था वो 40 का है, और वो दवाई भी मैंने आपको दी थी मम्मी जी, पर आपके शरीर में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बुखार से उठने के कारण आपके शरीर में बहुत वीकनेस आ चुकी है और डॉक्टर ने मुझे यही दवाई प्रिस्क्राइब की थी। अब अपनी डॉक्टर मैं कैसे बन जाऊं, आप ही बताइए। गौतम, 20 रुपए बचाने के लिए मम्मी जी की जान जोखिम में डाल दूं क्या? बताओ बताओ, 20-30 रुपए से कम लग रहे हैं। हद होती है किसी चीज की बहू। तुम दोनों का तो ये रोज का कार्यक्रम है। छोड़ो, दुकान खोलने चलो। मुंबई से एक बड़ी पार्टी आने वाली है आज। अभी तो दुकान जाने में 1 घंटा बाकी है पापा जी। मैं बस नाश्ता लगा रही हूँ, खाकर जाइएगा। और फटाफट गर्मा गर्म चपातियां सेक कर तारा सभी को परोस देती है। ये प्लेट अलग सा क्यों लग रहा है बहू? बड़ा चमक रहा है। वो क्या ना मम्मी जी, साबुन से बर्तन खराब होने लगे थे तो मैंने लिक्विड डिश वॉशर मंगवा लिया। देखा आपने, कितने साफ सुथरे लग रहे हैं ना बर्तन अब। इस लड़की को भी ना बुद्धि नहीं है। क्या जरूरत थी मम्मी के सामने बोलने की? अब हो गया नाश्ता। बस बहाना चाहिए ना तुझे पैसे लगाने का बहू। पिछली बार ऑफर में 20 रुपए में 20 साबुन की टिकिया ले आई थी मैं। अब वो दोनों तो बेकार हो जाएंगे। कितने का पड़ा तुम्हारा ये डिश वॉशर? 150 रुपए का। हे राम, नहीं करना मुझे नाश्ता। अरे आज तो ये नाश्ता मेरे हलक से उतरेगा ही नहीं। 150 रुपए लगा दिए तूने। 150 का तो खाना भी नहीं है प्लेट में, और झूठन को साफ करने के लिए इतने पैसे लगा दिए तूने। ऊपर से ये डिश वॉशर मुश्किल से 7-10 दिन भी नहीं चलने वाला। हो गया ना महीने का 600 रुपया, लग गया ना चूना। घर का माहौल फिर से गर्म होता देख गौतम तो फौरन रास्ता नाप लेता है। मेरा नाश्ता हो गया, निकलता हूं मैं। अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ था कि तारा को अपनी सास से इतना कुछ सुनने को मिल चुका था। कुछ देर बाद घर में घूम घूम के ललिता रसोई में आती है और गैस पर चढ़ी कढ़ाई को देखकर कहती है, तू छोड़ दे, सब्जियां मैं काट देती हूँ। तू इतनी देर सब्जियां काटने में लगाएगी, इतनी देर में तो तेल ही जल जाएगा और गैस बर्बाद होगी। सो अलग 2 मिनट का काम है, मुझे बोल दिया कर। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं आपसे काम कैसे करवा सकती हूँ? अभी तो आप पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हैं। तेरे पति को पाल कर बड़ा कर दिया मैंने, और मुझे कह रही है मुझसे नहीं होगा। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। यह सब तो आजकल के चौचले हैं। वो तो गौतम जिद करके डॉक्टर को बुला लाया, वरना मैं कभी डॉक्टर को ना दिखाती। वैसे कितने का लगाया चूना उस डॉक्टर ने तुम लोगों को? 100-200 तो ले ही गया होगा लुटेरा। 100-200 में कहाँ आजकल कोई डॉक्टर देखता है मम्मी जी। ऊपर से वो तो घर पर देखने आए थे। 1500 तो उनकी फीस है और घर आने के लिए उन्होंने 1000 रुपया खर्च किया, तो टोटल 2500। हे भगवान, पता नहीं कौन मेरे बेटे का दिमाग घुमा रहा है। अरे क्या जरूरत थी इतना पैसा लगाने की? जरा सी तो कमजोरी थी मुझे, नमक चीनी पानी का घोल बनाकर पी लेती तो भी ठीक हो जाती। एक तो तारा ऐसे ही अपनी सास की हरकतों से परेशान थी, ऊपर से ललिता को उसकी बेटी रमा का फोन आता है और किसी भी दूसरी माँ की तरह ललिता अपनी सारी दिनचर्या अपनी बेटी रमा को बताती है।
जिसे सुनते ही रमा कहती है, अरे बाप रे बाप मम्मी, ये तो तुम्हारी बहू पैसे बहा रही है। अगर ज्यादा पैसे हो गए गौतम के पास तो कह दो कि मुझे एक गाड़ी दिलवा दे। बस से जा जाकर मेरी जिंदगी खराब हुई पड़ी है। बताओ क्या जरूरत थी इतना पैसा लगाने की। और मुझे तो यही नहीं पता चल रहा कि भाभी के हाथ से इतने पैसे खर्च कैसे हो जाते हैं। मैंने तो अभी इलाज कराया, 500 रुपये में डॉक्टर को दिखाना, दवाई, सब कुछ हो गया। मुझे तो कुछ और ही बात लग रही है मम्मी। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ज्यादा पैसे बताकर भाभी पैसे अपने पास दबा ले रही हो। नहीं नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इतनी भी होशियारी नहीं जानती वो। जो लोग भोले दिखते हैं ना, अक्सर खंजर वही मारते हैं। जरा नजर रखो अपनी बहू पर, कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, कहाँ आना जाना करती है। अपने आप सब समझ में आ जाएगा मम्मी। कुछ देर बाद अपनी सास को बताकर तारा किटी पार्टी में जाती है और शाम को हाथ में एक थैली लिए लौटती है। अपनी बहू पर नजर रखने के लिए ललिता हॉल में ही बैठी थी। अच्छा हुआ मैं आज यहाँ बैठी हूँ, तो मुझे पता तो चल गया कि बहू खरीदारी करके वापस आई है। अब तो मुझे रमा की बात पर यकीन होने लगा है। इस थैली में क्या लेकर आई हो बहू, जरा दिखाना। हे भगवान, अब फिर से ड्रामा होगा। कोई स्टोरी बता देती हूँ मम्मी जी को। वो मम्मी जी, एक कुर्ती है, रास्ते में मेरा भाई मुझे मिल गया था। इस बार राखी में वो नहीं आ पाया ना, तो मुझे शॉपिंग मॉल ले गया और वहां से मैंने ये कुर्ती ले ली। भाई ने दिलाया है तो 2-4 और ले लेती बहू, ये मौका बार बार नहीं मिलता। जाकर कमरे में आराम कर। और अपनी बेटी का शक दूर करने के लिए ललिता उसे फोन करके इस बारे में बताती है। अरे मेरी भोली माँ, तुम्हारी जिस बहू के मायके वालों ने शादी के वक्त उसे 7 कपड़ों से ज्यादा कपड़े नहीं दिए, 5 लाख के ऊपर शादी में खर्च नहीं किया, वो लोग इससे कपड़े देंगे क्या? तुम्हारे बेटे के पैसे के ही कपड़े हैं ये। पूरी रात ललिता इस बारे में सोचती रहती है। अगली सुबह दरवाजे पर डिलीवरी बॉय किचन का सामान लेकर आता है। जैसे ही तारा डिलीवरी लेकर किचन में जाने लगती है, ललिता उसे रोक लेती है। भाई ने भेजा होगा ना बेटा, क्या है इस पार्सल में? अब पार्सल को रसोई में लेकर जा रही हो ताकि शक भी ना हो। हैं? आटे दाल का भाव पता है तुम्हें? कम खर्च लगते हैं क्या रसोई में, कि तुम अब अपने ऊपर भी बेशुमार खर्च किए जा रही हो? वो मम्मी जी। हाँ, वो मम्मी जी, ये मम्मी जी। अब मत क्या कर। तुझे क्या लगता है तू मेरे सीधे होने का फायदा उठाती रहेगी और मैं उठाने दूंगी? गलत करती हूँ क्या मैं, जो अपने बेटे के पैसे को बचाना चाहती हूँ? तेरा भी तो पति है वो। उड़ाना है तो दोनों हाथ खोलकर सब कुछ उड़ा दो और बैठ जाओ सड़क पर कटोरा लेकर। हर बात पर बोल देगी, मम्मी जी ये मेरे मायके वालों ने भेजा है, वो मेरे मायके वालों ने भेजा है। अरे तेरे जिन मायके वालों ने 7 जोड़ के ऊपर तुझे कपड़े नहीं दिए, शादी में 5 लाख के ऊपर खर्च नहीं किया, वो देंगे क्या तुझे कुछ? खाना बना बना कर तो तू पैक करके लेकर जाती है वहां। उन्होंने यहां आज तक कुछ नहीं भेजा। जब वहां खाना जाता है तो उस वक्त भी तो हमारा ही राशन जाता है, पर मैंने कभी कुछ नहीं बोला। पर इसका मतलब यह नहीं कि तू बेफिजूल खर्च करती रहेगी। अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं तू किट्टी के बहाने अपने मायके वालों के पास जाकर उन्हें गिफ्ट तो देकर नहीं आती। अब रमा की लगाई आग ललिता के घर को जला ही देती है। ललिता के इतने कड़वे शब्द तारा के सीने में तीर की तरह चुभ जाते हैं। वो गुस्से में उस पार्सल को वहीं फेंक कर कमरे में चली जाती है। अपने पैसे नहीं लगे ना, इसलिए पार्सल को यहाँ फेंक कर चली गई। अब तक तो ललिता अकेले ही तारा को ताने दे रही थी, पर अब दूर बैठकर आग लगाने वाली रमा भी अपना सामान लेकर वहीं धमक जाती है। रात को सभी के लिए तारा डिनर बनाती है और सभी एक साथ डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। वैसे ये राशन में कितना खर्च हो जाता है गौतम? खर्च कितना होता है इसका तो आइडिया नहीं है मुझे दीदी। मैं तो 20,000 रुपये तारा के हाथ में पकड़ा देता हूँ। अब जो लगे जो बचे वो उसका डिपार्टमेंट। 20,000? हैं? पागल है क्या? तू पागल है? देख रही हो माँ किस तरह इस घर में पैसों की बर्बादी हो रही है। वही तो, हमारे जमाने में तो 2000 में इतने लोग खाना खा लेते थे और बहू को 20,000 लग जाते हैं रसोई संभालने में। आपने कहीं तेल पीना तो शुरू कर नहीं दिया ना भाभी? मेरा भी घर है, मेरा भी ससुराल है। 5,000 से 5 पैसा ऊपर नहीं लगता मुझे। वो तो हर गृहिणी के हाथ में होता है ना कि कितना खर्चा करना है कितना नहीं। और अगर 5,000 से 5 पैसे भी ऊपर लगे ना रसोई में, तो आपकी जीजाजी दाना पानी लेकर मेरे सर पर चढ़ जाए और मेरी सास तो अगले दिन ही मुझे मायके रफा दफा कर दे। वो तो अच्छा है कि ये लोग सीधे हैं भाभी, पर इसका फायदा ऐसा भी ना उठाओ। जरा सोच समझ कर खर्च किया कीजिए भाभी। अभी तो आपने कह दिया मैं पैसे उड़ाती हूँ, पैसों की कदर नहीं है मुझे। कुछ देर बाद आप ये कह देंगी कि मेरे पैर ही शुभ नहीं है, और आप ऐसा कहे इसके पहले मैं बता देती हूँ दीदी,
अगर मैं पैसे उड़ाने वाली बीवी या बहू होती ना, तो शादी के 5 साल तक गौतम जी सड़क पर आ चुके होते। 5 साल अगर मैं ऐसी लड़की होती तो ये शादी दूसरे साल तक भी नहीं चलती। पैसे उड़ाने वाली लड़कियां पति के पैसे उड़ाकर अपने मायके रफू चक्कर हो जाती है। अब आप कहेंगी, जो 7 जोड़े में मायके से आई थी उसके मायके वाले उसे रखेंगे क्या? तो उस पर मैं बता दूं, पिछले साल जब आपके भाई की तबीयत खराब हुई थी, अस्पताल में एडमिट थे वो, और पूरे 2 महीने ये नौकरी नहीं कर पाए थे ना, तो जीजा जी या किसी और ने हमारी मदद नहीं की थी। रसोई का राशन तक मेरे भाई ने डलवाया था। और अगर मेरे पैर शुभ ना होते ना, तो सेल्स की नौकरी करने वाला लड़का आज ऑफिस में मैनेजर ना होता। मम्मी जी के ताने सुनकर, किसी का गुस्सा सहकर, किसी से रूठ कर तो किसी को मना कर, मैंने बड़ी अच्छी तरह घर को बांध कर रखा है। वरना दीदी, आजकल बहुओं को अलग होते देर नहीं लगती। बाप रे भाभी, आप तो बिना बात की इतनी चढ़ गई। गलती हो गई भाई, मैं ही माफी मांग लेती हूँ। मैं नहीं बोलती माँ, तुम मुझसे मेरी राय मत पूछा करो। रमा के आने के बाद तारा के ससुराल का माहौल बहुत खराब हो जाता है। अगली सुबह, आपको क्या लगता है भाभी कि आपकी बातें सुनकर मैं चुप हो जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। आटे दाल का भाव क्या होता है ये तो मैं आपको बता कर रहूंगी। और अपनी भाभी के उठने से पहले ही रमा अपनी माँ को लेकर रसोई में पहुंच जाती है। ये क्या है रसोई मम्मी? ये दाल, ये चावल, घी, ये मसाले, यही राशन तो सभी के घर में होता है, फिर भी कहाँ लग रहे 20,000 रुपये? तुमने भी तो रसोई चलाई है। पापा कितने पैसे देते थे तुम्हारे हाथ में? 3,000 रुपये। उसमें तुम हमारे ट्यूशन की फीस भी भर देती थी। वही तो बेटा, यहाँ तो बहू 200 रुपये में 5 किलो आटा मंगा रही है। कहाँ मैं 50 रुपये में 5 किलो आटा मंगा लेती थी। अब इसके बाद मैं क्या ही बोलूं? मैं बोलूंगी तो सबको लगेगा ननद आग लगा रही है। आज ना आप खाने के टेबल पर अपनी बहू से इस बारे में बात कर लो मम्मी, और ले लो पूरी रसोई का चार्ज अपने हाथ में। और जैसे जैसे रमा ललिता को सिखाती है, ललिता तोते की तरह अपनी बहू के सामने बड़बड़ा देती है। तुझसे रसोई नहीं संभाल रही ना बहू, और मेरे बेटे के पैसों को इस तरह जाया जाता मैं नहीं देख सकती। तो ठीक है, सब कुछ मैं ही संभालूंगी अब से। ऐसा मत सोचिएगा भाभी कि ये सब मैंने सिखाया है मम्मी को। मैं तो आज दोपहर की ही गाड़ी से वापस जा रही हूँ। और अपने मायके में आग लगाकर रमा ट्रेन में बैठकर 9-2-11 हो जाती है। पर अब तारा समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। वो पूरे घर की चाबी अपनी सास के हाथ में रख देती है। ये लीजिए मम्मी जी, घर का सारा हिसाब किताब और घर की चाबियां, और ये 20,000 रुपये जो इन्होंने मुझे दिए थे। अब आप ही संभालिए अपना घर। तारा आसपास के राशन वालों को पहले ही जाकर सारी चीजों के दाम बढ़ाकर कहने को कह देती है। सवेरे सवेरे थैली लिए ललिता राशन लेने जाती है। बेटा 1 किलो चावल तो तोल दे, वही जो हमारे घर आता है। अरे भोला, 160 रुपए वाले चावल पैक कर दे तो। अरे 5 किलो चावल थोड़ी ना मांग रही हूँ, 1 किलो चाहिए। ये 1 ही किलो चावल के दाम है आंटी जी, और ये कोई महंगे वाले चावल नहीं है, बीच बीच वाले चावल है। महंगे तो 220 के आएंगे। बताइए क्या पैक करना है? अरे अचानक इतनी महंगाई बढ़ गई, पता ही नहीं चला मुझे। राशन लेकर ललिता अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि रेडी लेकर सब्जी वाली दरवाजे पर आई है। भाभी ताजी ताजी सब्जी ले लो। सबसे पहले आपके दरवाजे पर आई हूँ, वरना सब्जियां छट जाएगी ना। और ताजी सब्जी लेने ललिता बाहर आती है। लगता है बहू रानी की तबीयत खराब है, जो बड़ी मालकिन आई है। हैं? आप आई सब्जी लेने? बताइए मालकिन, कौन सी सब्जी पैक करूं? सारी सब्जियां 1-1 पाव तोल दे। अभी तोलती हूँ। ये लीजिए, हो गए 1200 रुपये। है 1200 रुपये? ये सब्जी कल सुबह नाश्ते भरी चलेगी। एक दिन की सब्जी के 1200 तो 20,000 तो सब्जियां लेने में ही चले जाएंगे। और ऐसा भी नहीं था कि बहू एक वक्त पर एक सब्जी बनाती थी। वो बेचारी सारा राशन संभाल कैसे रही थी। हे राम। तभी दरवाजे पर दूध वाला आता है। चाचा जी, आज मेरी तारीख है, जरा मेरा हिसाब तो कर दीजिए। कितने देना है तुझे? यही 3,000 रुपये। खर्चे पर खर्चे, खर्चे पर खर्चे, और इतने महंगे आटे दाल चावल के भाव को देखकर ललिता का सर ही चकरा जाता है। जिस हिसाब से घर के खर्चे हैं, मुझे तो लगता है अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे। ये रमा तो मुझे फंसा कर चली गई। ललिता चुपचाप अपनी बहू के पास जाती है और घर की चाबियां उसे पकड़ाते हुए कहती है, जोश जोश में मैंने तुझसे रसोई की जिम्मेदारी तो ले ली बहू, पर मेरा शरीर क्या इतनी जिम्मेदारियां संभालने लायक रह गया है? नहीं ना, ये घर तेरा, रसोई भी तेरी। अब आटे दाल का भाव कुछ भी हो वो तेरी जिम्मेदारी है।
ये पकड़ अपने 20,000 रुपये और घर की चाबियां। मुझे पूरा विश्वास है तू हमेशा की तरह इस घर को बहुत अच्छे से संभालेंगी। हाँ। और कुछ इस तरह अपना दिमाग लगाकर तारा बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए अपनी सास को मार्केट में आटे दाल का भाव भी समझा देती है और घर की चाबियां भी वापस ले लेती है। इस दिन के बाद रमा कभी भी अगर अपनी माँ को तारा भाभी के लिए भड़काने की कोशिश करती तो ललिता पहले ही उसका मुंह तोड़ देती।